हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहता है कि दिए गए समीकरण का इतना और इतना के लिए के का मान ज्ञात करिए जब कोई हल ना हो। तो देखिए, कोई हल नहीं होंगे कब? जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2। अब देखिए, a1 है कितना 2, a2 है 3, b1 है k और b2 है -5, c1 की बात करें तो 1 और c2 है 7। अब इन दोनों को एक साथ रख लीजिए तो यहाँ कितना होगा -10 बराबर कितना होगा 3k। तो k बराबर कितना होगा -10/3, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी ऊंचाई दे दिया गया, त्रिज्या दे दिया गया। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, 7 चौक 28, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21। अब इसको जो है 22 को यदि आप 1 सत्ते 7, 7 दूनी 14, फिर 4 से गुना कर लीजिए, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 2 18, 4 1 5। फिर इसको 22 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 8 16, 16 दूनी 32, 1 33, कैरी बचा 3, 8 5 13, 13 दूनी 26, 3 29, 29 का 9, कैरी 2, पानी 10 2 12। तो ये हो जाएगा इसका 12 9 3 6, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पतंग और धरती पर के बिंदु के बीच की दूरी की लंबाई 90 है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण पर बना दिया और टेन थीटा बराबर इतना है, तो देख लीजिए, मान लीजिए ये थीटा है, ये ए, ये बी और सी। टेन थीटा बराबर है, टेन थीटा बराबर दे दिया गया है 1 ठीक है 875, 1.875 दशमलव बनाइएगा तो 1 2 3 0। इसको काटिए तो 5, इसको काटिएगा तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 25, 5 25, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 1 5 और 5 का 20, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा? तो देखिए, ये 5 से काट दिए तो 5 तिया 15, ठीक है, 15, 5 25, 5 तिया 15, 37, 5 7 35, 5 25, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर 5 से काटिएगा तो 5 7 35, 5 7 35, 5 25। अब इसको जो है 5 से, अब इसको काट दीजिए तो 5 से 5 8 40, 5 से 15, यानी कितना हो गया? 15/8, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है p/b, यानी ये है 15, ये है 8, तो ये 17 होगा। ट्रिपलेट से 8 15 17, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब AC का जो मान दे दिया गया है वो तो 70 दिया है, सॉरी 90 दिया है, ठीक है। तो यानी 17 यूनिट का मान कितना है? 90, ठीक। तो हमको निकालना है, तो कहता है उसकी ऊंचाई यानी 15 यूनिट का मान कितना होगा? तो 15 यूनिट का मान निकाल लीजिए तो 90/17 गुना में 15, ठीक है, यानी ये निकल जाएगा 79.41, 79.41, 79 ये निकल जाएगा 79.41 मीटर। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, कहता है कि एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य जो है मूल्य पर दूध बेचता है, ठीक है। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर, यानी CP यदि 100 है तो SP कितना होगा? SP हो जाएगा 120। कहता इसके अलावा वह हर जो है 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए, 5 लीटर दूध का, तो 5 लीटर और हर 5 लीटर में 3 लीटर पानी मिलाता है, तो 5 लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 का हो जाएगा 500, 100 गुने 5 500। अब 3 लीटर पानी मिलाने पर
कुल मिश्रण, तो 5 + 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 5 + 3 8। तो 3 लीटर पानी मिलाने पर कुल मिश्रण की मात्रा होगा 8 लीटर। 8 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य, 8 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 8 लीटर का क्रय मूल्य तो हो जाएगा 800। तो 800 इंटू 20% का 20% अधिक अंकित करता है, तो ये हो जाएगा 120/100। ठीक है, 120/100। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 12×96 कितना हो गया, 960। तो 8 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य 960 हो गया। कितना हो गया, 960। अब लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 5, ये कितना है 5 लीटर का, तो यहाँ पे दे दिया क्या 500। तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य घटे, ठीक है, 960 विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, ठीक है, बट्टा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर में 460/5, यानी 92%, यानी सी ऑप्शन। कहता है कि x का मान ज्ञात करें। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, 13 - x² = x+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, x+5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कीजिए, अब जो है यहाँ से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलिए। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से यदि आप रखते हैं तो x की जगह -2 रखिएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 - 2 का स्क्वायर 4, यानी 13 में 4 गया 9। इधर रखिएगा -2, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे ए ऑप्शन -2 हो रहा है। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन, यदि -3 रखिएगा एक्स की जगह तो कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9, 13 में से 9 गया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे -3 रखिएगा तो 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी हो जाता है। अगर 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, कितना होगा 25। तो 5 में से 3 गया 2 में से -12, यहाँ पे 5 रखिएगा तो 25 5 30 नहीं होने वाला, यानी ए और बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कृष्णा ने एक पिज्जा का 1/3 भाग खाया और देवश ने शेष बचे पिज्जा का 2/5 भाग खाया। पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है, तो देखिए पिज्जा का शेष भाग जो बचा हुआ है यह 1 - 1/3। ठीक है, 1 - 1/3, 1 - 1/3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2/5। ठीक है, यानी हो जाएगा 2/3 इंटू 3/5, यानी कितना होगा, तो 3 से 3 खत्म, 2/5 भाग, तो 2/5, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो कृष्णा ने पिज्ज़ा का इतना भाग खाया और देवेश ने शेष पिज्ज़ा और देवेश ने शेष बचे पिज्ज़ा का 2/5 भाग, तो पिज्ज़ा का कितना भाग शेष बचा है, तो यहाँ पे 2/5 भाग। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो कहता बारंबारता बटन का माध्य निकाले। तो यहाँ पे माध्य निकालना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, वर्ग चिन्ह वगैरह निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। x, तो 22 + 16/2 कितना होगा, 6 2 38/2 19। देखिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालिएगा तो यहाँ पे दे दिया गया वर्ग अंतराल 22 से 16, 18 से 22। ठीक है, तो वर्ग अंतराल है 22 से 16, 18 से 22, 14 से 18, 10 से 14, 6 से 10। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 6 2 8 2 1 3, 2 आए 3, ये हो जाएगा 6 2 8 2 1 3, तो 19 24। यहाँ पे यदि देखें तो 8 हो जाएगा, उसके बाद 24 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 8, यहाँ पे ये 8 4 12 32, तो ये हो जाएगा कितना 16। यहाँ पे 8 2 10 40, यानी कितना हो जाएगा, तो 20। यहाँ पे हो जाएगा आपको 6 2 8 2 1 3, यहाँ पे 24 होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे 22 से 26 होगा, कितना होगा 22 से 26। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको निकालना होगा, देखिए उसके बाद यहाँ से आप क्या कीजिए, एफ बारंबारता तो दे दिया गया है, बारंबारता 2 5 वगैरह, एफ इंटू एक्स निकाल लीजिए। एफ इंटू एक्स तो 24 का स्क्वायर, 24 इधर से दिखा दो, 16 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 12 पंचे 60, ठीक है 60 192, यहाँ पे हो जाएगा 320, यहाँ पे हो जाएगा 600। ठीक है, तो अब माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स यानी सारे को यदि आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1188। ठीक है, 1188 बट्टा में सिग्मा एफ, तो जो बारंबारता है इस सब को टोटल को जोड़िए, तो ये टोटल को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 60, तो बट्टा में 60 भाग दीजिएगा, आ जाएगा 19.8, 19.8, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए कहा था एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, ठीक है ए बी सी में सी समकोण है। ठीक है, सी समकोण है, ये दोनों भुजा मान लीजिए बराबर है। कहता तो ए बी तथा ए सी का अनुपात, तो ए बी और ए सी का अनुपात क्या होने वाला है, तो ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे ए सी बराबर दिया है बी सी, ए सी बराबर है बी सी। ठीक है, ए सी बराबर क्या है बी सी, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ठीक, या फिर ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, यानी ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर 2 ए सी स्क्वायर, ये है ए बी स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो ए बी बट्टा ए सी क्या होगा, ये हो जाएगा आपको √2/1। ठीक है, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया है, सी ऑप्शन। तो देखिए हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम के रंगपो से शुरू किया गया है। सिक्किम का पहला रेलवे रंगपो सिक्किम और सीओके पश्चिम बंगाल तथा 45 किलोमीटर रेल लाइन पर शुरू किया गया है। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। हाल ही में असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से जो न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाया गया। कहता है कि किस राज्य द्वारा भारत का पहला जो अन एटीएम लॉन्च किया गया है, ये ऑप्शन उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य द्वारा भारत का पहला जो अन एटीएम लॉन्च किया गया है। उड़ीसा ने भारत की पहली 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है, जिसे अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम इंडिया द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। कहता है कि 1761 में स्थापित विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 41 है कि भारत में किस देश में अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में पहली बार टीम का खिताब जीता। 41 का ए जॉर्डन। तो भारत ने जॉर्डन के सम्मान में जो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहली बार जो है टीम का खिताब जीता है। फिर है कि इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय पहलवानों ने 10 पदक जीते हैं, जिनमें 5 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल रहे। महिला वर्ग में भारत ने पहली बार अंडर 17 टीम का खिताब जीता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 42। कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के लिए सरकारी द्वारा जारी
इलेक्टोरल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया गया? सी ऑप्शन 15 फरवरी 2024 को। तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक घोषित किया है। 15 फरवरी 2024 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को वित्तीय योगदान देने के बदले में उपकार की संभावना बताकर इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया। चुनावी बॉन्ड की घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी और 29 जनवरी 2018 में लागू किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। नेक्स्ट है इसरो ने अपने किस हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट को 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिरा दिया है? बी ऑप्शन यानी कार्टोसेट 2। तो इसरो ने अपने हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट कार्टोसेट 2 को 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिरा दिया है। कार्टोसेट 2 का प्रमुख कार्य जमीन की तस्वीरें लेना था। कार्टोसेट 2 सैटेलाइट को PSLV C-37 द्वारा 2017 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ आयोजित 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 में भाग लिए हैं? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 में भाग लिए। 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया था। 45 नंबर कहता मलेशिया में आयोजित महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मैच में किस देश की टीम ने विजय प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीती है? ए भारत। मलेशिया में आयोजित महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप एशिया टीम चैंपियन 2024 के फाइनल मैच में भारत की टीम ने विजय प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीती है। फिर है कि महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में भारत ने फाइनल मुकाबला में थाईलैंड को हराकर विजय बने हैं। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे। बी राजनयिक। तो 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध राजनयिक थे। नटवर सिंह भारतीय राजनीतिक और राजनेता थे। वे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मई 2004 से दिसंबर 2005 तक भारत के विदेश मंत्री रहे। वन लाइफ इज नॉट इनफ नामक पुस्तक नटवर सिंह की आत्मकथा है। वन लाइफ इज नॉट इनफ। नेक्स्ट देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए। 47 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सूरत विभाजन, उसके बाद हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद होम रूल, उसके बाद खेरा आंदोलन। तो यहाँ पे देखिए घटनाओं का सही अनुक्रम है आपको सूरत विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार, होम रूल, खेरा सत्याग्रह। सूरत विभाजन का मूल कारण रणनीति को लेकर गरम दल और नरम दल के नेताओं के बीच मतभेद होना था। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, फिर सूरत फूट का तत्कालीन कारण अध्यक्ष पद को लेकर हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता बीजारोपण हो गई है। गांधी जी का कथन है कि मार्ले मिंटो सुधार ने भारत का सर्वनाश कर दिया। भारत में होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम किया है। भारत में होम रूल लीग के जनक एनी बेसेंट हैं। भारत में होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित थी। खेरा सत्याग्रह में सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाते थे।
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? 48 का सी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में जो 22 अगस्त 1907 ईस्वी 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है। मैडम कामा द्वारा फहराया झंडा का रंग हरा, केसरिया और लाल रंग के पट्टे थे। लाल रंग शक्ति का प्रतीक, केसरिया विजय तथा हरा रंग जो साहस और उत्साह का प्रतीक था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव भी रही थी। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। तो केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों एवं ब्रिटिश भारत के विरुद्ध किया गया विद्रोह मोपला विद्रोह कहलाता है। यह विद्रोह मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा की गई जो है दमनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध आरंभ हुआ। इसी को आधार बनाकर विनायक दामोदर सावरकर ने मोपला नामक उपन्यास की रचना की। मोपला के विद्रोह के नेता अली मुसलियार था। मोपला विद्रोह जो बहुत ही हिंसक हो गया। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 50 का बी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो प्रांतीय असेंबली में बम फेंकने के समय सरदार भगत सिंह की आयु 21 वर्ष से कुछ अधिक थी। प्रांतीय असेंबली में बम फेंकने के समय सरदार भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से कुछ अधिक थी। भगत सिंह एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके 2 अन्य जो है साथियों सुखदेव तथा राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में बम जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर फेंके थे। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया 1928 में। कहता बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग जो अड्डे के रूप में कौन करता था? सी, पुर्तगाली। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग अड्डे के रूप में पुर्तगाली करता था। भारत में पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ने कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगाली द्वारा हुगली क्षेत्र में लूटपाट का शाहजहां के सेनापति कासिम अली खान ने कठोरता से 1632 में दमन किया। पुर्तगालियों ने हुगली के वाणिज्यिक दृष्टिकोण से 7 गांव से अधिक महत्वपूर्ण मानकर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए अनुचित कार्य भी करने लगे। अंग्रेज ने बंगाल में प्रथम कारखाना 1651 में हुगली में कारखाना खोला था। इस हुगली कारखाना का प्रथम अध्यक्ष जो ब्रिजमैन था। अंग्रेजों को बंगाल में कारखाना खोलने का अध्यादेश बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो बी ऑप्शन, दांडी से। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किए थे। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किए थे। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य जो सदस्यों ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नवसारी जिला गुजरात पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। फिर है कि नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
और प्रसार हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रम थे नमक कानून का उल्लंघन, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार। उसके बाद देखिए महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जलाना, कर अदायगी को रोकना। नेक्स्ट कहता है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे 53 का बी, यानी भोला भाई देसाई। तो भोला भाई देसाई 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार जो अधिकारी PK सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खान पर जो है राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय लॉर्ड बेवेल ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज के जो अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, अरुणा अशरफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई नेतृत्व एवं KN काटजू ने पैरवी की। नेक्स्ट कहता है कि नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? सी ऑप्शन रहमत अली। तो नाउ और नेवर पैम्पलेट रहमत अली ने लिखी है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक स्नातक के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में लिखे एक पर्चे में जिसका शीर्ष था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, ठीक है, में एक नई बात के लिए एक अलग तरीके से राष्ट्रीय दर्जे की मांग की, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। 1930 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में हुआ था। कहता मोहम्मद इकबाल को अलग देश पाकिस्तान का प्रतिपादक माना जाता है। पाकिस्तान देश का जनक मोहम्मद अली जिन्ना है। पाकिस्तान देश का जनक मोहम्मद अली जिन्ना है। फिर है कि राज्यों में से किस में तांबा का अयस्क सबसे बड़ा भंडार है? तो यह है ए ऑप्शन राजस्थान। तो देखिए भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। देश का 92% जस्ता और 50% अधिक शीशा राजस्थान से प्राप्त होता है। राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर की खान, चित्तौड़गढ़ जिले के जो है रामपुरा और आगुचा की खान, सिक्किम के भोटांग एवं जो पाचे खानी की खान भारत में जस्ता और शीशा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। शीशा का सर्वाधिक उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। जस्ता का उपयोग लोहे के जंगरूधी बनाने में किया जाता है। तांबा मानव द्वारा उपयोग किया गया प्रथम धातु है। राजस्थान में भारत में सबसे बड़ा तांबा भंडार है और उत्पादन के मामले में जो मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है। तांबे की उत्पत्ति धारवाड़ क्रम की शिष्ट एवं फाइलाइट शिलों की सिराओं से होती है। राजस्थान में खेतरी तांबा का खान जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। अलवर जिले के खो दरिवा की खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलाजखंड की खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के सिंहभूम जिले के जो है मुसाबानी की खान, सिक्किम के रंगपो, भोटांग और जो पाचेरवानी की खान तांबा के लिए विख्यात है। भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? 56 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए भूगोल की उपरोक्त में से एक से अधिक शाखाओं का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है। कहता है जब हम मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल का जो अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत जनसंख्या, प्रवास, शहरीकरण, आर्थिक क्रियाकलापों, जनसंख्या विन्यास आदि का भी अध्ययन करते हैं। भूगोल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब देखिए भौतिक भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं भू आकृतिक विज्ञान,
उसके बाद जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल और मृदा भूगोल। मानव भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। कहता कि भौतिक भूगोल में पृथ्वी की भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मनुष्य उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? सी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। विश्व में मान्यता प्राप्त कुल देशों की संख्या 195 है। विश्व में मान्यता प्राप्त कुल देशों की संख्या 195 है। इनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र यूएन के सदस्य हैं। विश्व में कुल देशों की संख्या लगभग 240 है। विश्व में कुल देशों की संख्या लगभग 240 है। वेटिकन सिटी और ताइवान संयुक्त राष्ट्र की सूची में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान है संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला, जिससे 9 जुलाई 2011 में शामिल हुआ। अब अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है। एशिया में 50 हैं। उत्तरी अमेरिका में 23 हैं। उत्तरी अमेरिका में 23 है। दक्षिणी अमेरिका में 13, यूरोप में 44। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम देशों की संख्या। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम देशों की संख्या। कहता है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सी, सुमात्रा। तो सुंडा ट्रेंच सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। सुंडा ट्रेंच को जावा गर्त के नाम से जाना जाता है। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में अवस्थित मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो है। महासागरीय गर्त महासागरीय बेसिन के सबसे निचला भाग होता है। महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढलान वाले लंबे, पतले तथा गहरे अवनमन के क्षेत्र महासागरीय गर्त है। टोंगा गर्त दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में अवस्थित है। महत्वपूर्ण अन्य महासागरीय गर्त हैं मिडनाओ गर्त, आटाकामा गर्त, रोमशे गर्त और क्यूराइल गर्त, जापान गर्त आदि। कथा भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो WM डेविस। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना विलियम मॉरिस डेविस ने दिया था। विलियम मॉरिस डेविस अमेरिका के एक प्रमुख भूगोलवेता थे, जिन्होंने 1899 ईस्वी भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। डेविस ने उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन पहाड़ों का अध्ययन किया, जो कि आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं, और अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपवर्तन के चक्र को प्रतिपादित किया। डेविस के अनुसार संरचना, प्रक्रिया और समय अपवर्तन चक्र और स्थल रूप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संरचना, प्रक्रिया और समय को डेविस की तिकड़ी भी कहा जाता है। भूभाग की संरचना पर ही अपवर्तन चक्र निर्भर करता है। डेविस का मॉडल युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से गुजरते हुए समय के साथ भू आकृतियों के क्रमिक विकास पर आधारित है। नेक्स्ट है, कहता किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। ए ऑप्शन, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति है। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। प्रथम पोषी स्तर घास है। घास को उत्पादक कहा जाता है। घास को उत्पादक कहा जाता है। द्वितीय पोषी स्तर जो उत्पादक का खाने में प्रयोग करता है, यह प्रथम उपभोक्ता कहलाता है। इस वर्ग समूह में शाकाहारी आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो प्रथम उपभोक्ता को खाते हैं, यह तृतीय पोषी स्तर कहलाते हैं, अर्थात मांसाहारी जो शाकाहारी को खाते हैं। चौथा पोषी स्तर वह मांसाहारी है जो अन्य मांसाहारी को खाते हैं, यह तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। कहता प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है?
61 का ए 200 फीट से 300 फीट। तो प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई 200 फीट से 300 फीट है। प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टानें समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव सिलेंट्रेटा पोलिट्स होते हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर अंदर सजीवों संबंध से रंगीन शैवाल जूजेथिली पाए जाते हैं। फिर है कि बेरियर रीफ उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्र में मिलती हैं, जहां का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होती है। विश्व के सर्वाधिक प्रवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया, न्यू गिनी, फिलीपींस, लक्षद्वीप, मालदीव आदि महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवाल क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति का प्रयोग मधुमेह जो है मूत्र से संबंधित रोग आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। संसाधन का क्या अर्थ है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए, संसाधन वह है जिसके आधार पर या जिससे साधन बनता या उपलब्ध होता है। संसाधन को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है: प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन यानी भौतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं हो, जो प्रकृति प्रदत्त हो, दैवीय कृति हो। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण पर्वत, पहाड़, भूमि, झील, नदी, महासागर आदि हैं। मानव संसाधन का अर्थ है जो मानव निर्मित हो, जो प्राकृतिक संसाधन के आधार पर तैयार किया जाता है। मानवीय संसाधन के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को अधिक सुगम, उन्नत और उपयोगी बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी कोयले की खदान, समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः W1, W2, W3 है तो 63 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी W1 लेस देन W2 लेस देन W3। ठीक है, तो यह आपको कोयले की खदान, समुद्र तल पर, पर्वत की चोटी, ठीक है, पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार, कोयले की खदान, समुद्र तल और पर्वत। ठीक है, तो सबसे कम हो जाएगा आपको कोयले की खदान, समुद्र तल, तो W1 लेस देन W2 लेस देन W3। तो किसी कोयले की खदान, समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का जो भार है क्रमशः W1, W2, W3, ये W1 लेस देन W2 लेस देन, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा W1, W2, W1 लेस देन W2, W2 ग्रेटर देन W3। ठीक है, यानी ए ऑप्शन। समुद्र तल पर वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। पर्वत की चोटी तथा कोयले के खदान में जी का मान, ठीक है, समुद्र तल पर वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। समुद्र तल पर पर्वत की चोटी तथा कोयले के खदान में स्मॉल जी का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण वहाँ भार का क्रम जो है W1 लेस देन W2 और W2 ग्रेटर देन W3 होता है। पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर भार घट जाता है। पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर भार घटता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर भार घट जाता है। भार 3 स्थानों पर शून्य होता है: अंतरिक्ष में, कृत्रिम उपग्रह में और पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ाने पर पृथ्वी के विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है, जिसके कारण वहाँ भार शून्य हो जाता है। ध्रुव पर भार महत्तम होता है, वहाँ कभी भी शून्य नहीं होता। कहता है कि निम्नलिखित पदार्थ समुच्चयों में से कौन सा एक आणविक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में विद्यमान रह सकता है? 64 का सी, आयोडीन, सल्फर, H2O। तो देखिए, आयोडीन, सल्फर, H2O पदार्थ समुच्चयों में एक आणविक क्रिस्टलीय ठोस रूप में विद्यमान रह सकता है। आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। किसी भी आणविक ठोस में अणु आपस में जो है पास और एक व्यवस्थित रूप में होती हैं। आणविक ठोस को 3
उपभागों में बांटा गया है। अध्रुवीय आणविक ठोस जिसमें हाइड्रो H2Cl2I2 है। ध्रुवीय आणविक ठोस जिसमें SO2 NH3 आदि है। हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस जिसमें बर्फ H2 है। नेक्स्ट है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन से। पोलियो दूषित पानी और भोजन या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से फैलता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु मुंह या नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश करता है। छोटी माता ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ठीक है। खसरा जो है ये मोरबिली वायरस के कारण होता है। गलसुआ ये पम्प्स वायरस के कारण। एड्स जो है HIV वायरस के कारण। नेक्स्ट 65 का हो जाएगा बी ऑप्शन, दूषित भोजन। नेक्स्ट है कहता जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती हैं तो परावर्तित किरण जो है परावर्तित किरण कोण I बराबर कोण R बनाते हुए जो वापस होगी। तो जब प्रकाश विकिरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से जो है आपतित होती हैं तो परावर्तित किरण कोण I बराबर कोण R बनाते हुए जो वापस होगी। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आएगा और इस तरह से ये कोण I है, ये कोण R है। तो यहाँ पे देखिए परावर्तक के नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहता है समूह 17 का इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? बी ऑप्शन। तो समूह 14 है। समूह 14 का जो है Ge तत्व एक उपधातु है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको बी, यहाँ पे Si, यहाँ पे Ge, यहाँ पे हो जाएगा As। ठीक है। यहाँ पे होता है Sb, यहाँ पे होता है Te और नीचे में जो होता है नीचे में होता है Pb। ठीक। देखिए वो तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण होते हैं उपधातु कहलाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम तथा पोलोनियम। नेक्स्ट कहता जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो 473 केल्विन। तो प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घुलित रूप में परिवहन करता है। प्लाज्मा शरीर का 55 से, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 की यदि बात करें, कौन सा जो है भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो ए प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है। ठीक है। प्लाज्मा रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो अकार्बनिक पदार्थ, इसमें सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। और उसके बाद है अकार्बनिक पदार्थ, उसके बाद कार्बनिक पदार्थ, इसमें अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वश्य अम्ल, गलिस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल आदि पाए जाते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार के होते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। 69 देखिए कहता जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो बी ऑप्शन 373 केल्विन। तो जिप्सम 373 केल्विन तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जिप्सम जो है 373 केल्विन पर 373 केल्विन पर। अब यहाँ पे देखिए CaSO4 × 2H2O। ठीक है। 373 ठीक है केल्विन या फिर 393 केल्विन। CaCO3 × ½ H2 प्लस 3/2 H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस 473 केल्विन पर निर्जल कैल्शियम सल्फेट बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी
मिलाया जाता है तो जिप्सम क्रिस्टल बनते हैं, जिससे यह ठोस अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग वास्तुकला और सजावट में, कला में, औषधीय प्रयोजन में, धातु निर्माण में, 3D प्रिंटिंग में होता है। नेक्स्ट है, कहता संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? सी ऑप्शन, प्राकृतिक पारितंत्र को संरक्षित करना। संरक्षित क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक पारितंत्र को संरक्षित करना होता है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। जैव प्रजातियों एवं जातियों के अनवरत नष्ट होने की प्रक्रिया जैव विविधता क्षरण अथवा आनुवंशिक क्षरण कहलाते हैं। जैव विविधता क्षरण की यदि बात करें तो ये होता है स्व स्थान संरक्षण और दूसरा होता है स्व स्थानीय संरक्षण। ठीक है, यानी इसमें जो है स्व स्थानीय संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, जैव मंडल, सागर, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है स्व स्थानीय संरक्षण, तो इसमें आपको बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, जंतु उद्यान और वृक्ष उद्यान आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।